हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार वर्मा आज फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ अपनी अगली वीडियो। जिस वीडियो में मैं आज आप लोगों को 12th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा। तो चैप्टर 2 का जो नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसके अंदर मुख्यतः मैं आज आपको 5 चीज़ें बताऊँगा। नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र की रेखाएँ, नंबर 2 क्षेत्रफल सदिश, नंबर 3 घनकोण, नंबर 4 वैद्युत फ्लक्स, नंबर 5 गॉस की प्रमेय, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बोला था, तो वो बताएंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं का सुझाव दिया। मतलब वैद्युत क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का सुझाव दिया और बताया ये रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं और स्वतंत्र होती हैं। इनमें पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। जहाँ पर ये अधिक होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है, जहाँ कम होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जैसा कि आप लोगों ने ये जो चित्र देख रखा है, बिंदु ए तथा बी के बीच वैद्युत क्षेत्र के बीच तुलना, तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे मुख्यतः बात क्या है कि जब जो फिगर ए है आपका, फिगर ए में आपकी जो वैद्युत रेखाएं हैं ये पास पास हैं, और वही फिगर बी जो इसमें दिख रहा है, बी में देखिए वही रेखा, उतनी ही रेखाएं हैं लेकिन वो थोड़ा सा दूर दूर हमें प्रतीत हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से फिगर ए की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज़्यादा है और फिगर बी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, क्योंकि एक में आपकी रेखाएं पास पास हैं यानी घनी है, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ तीव्रता ज़्यादा है। बी में वो दूर दूर है इसलिए वहाँ पे कम है। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर। तो देखिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अभिलंबवत पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा उस बिंदु क्षेत्र की प्रबलता की माप होती है। फिर से समझ लीजिए, मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता की माप होती है। अब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींची गई रेखा है जो क्षेत्रफल सदिश की क्षेत्रफल दिशा को व्यक्त करती है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जो नीचे ए देख रहा है गोला, वो हमारा क्या है, क्षेत्र है। उससे एन कैप आपकी एक बाहर की ओर दिशा में जा रहा है, वो हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं घनकोण की। किसी भी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड के द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को हम लोग घनकोण कहते हैं। आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वही आपका घनकोण कहलाता है। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यदि अगर हम ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन मान लें तो हमारा जो डी ए होता है वो आर ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि 1 स्टेरेडियन वह कोण है जो गोली पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा उसके गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, वही आपका क्या होता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देखिए, सबसे ऊपर वाले चित्र में आपको बताया कि एक गोला बना हुआ है, गोले का कुछ खंड काटा गया है, तो उसको आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। जूम करने पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो काटा गया है, जो बाहरी हिस्सा है आपका वो कोणनुमा आ रहा है बाहर, जैसे आप लोगों को आइसक्रीम खाते हैं ना उसके तरह। तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो हमने उसे डी एच दिया, यानी वो हमारा क्षेत्रफल हो गया है, और जो अंदर की ओर का है उसे हमने कोण मान लिया है डी ओमेगा। एंड जो हमारी त्रिज्या है वो हमारी क्या है, आर है। और स्टेरेडियन के लिए जो हमने फिगर बनाया है उसमें आप लोग देख लीजिए, उसी काटे हुए हिस्से को हमने अलग से बाहर रख दिया है। वहाँ पर देखिए जो अंदर का है वो डी ओमेगा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो कोण है वो थीटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, त्रिज्या आपकी आर है। तो इस तरीके से आप लोग समझ में आ गया होगा ये आपका स्टेरेडियन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कोई भी पृष्ठ हो, यहाँ पे मैंने 3 फिगर लगाए, इन तीनों पृष्ठों से क्या है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, चाहे वो किसी भी एंगल पर निकल बट निकल रही हैं। तो इन रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा ई वेक्टर होता है, तथा वैद्युत क्षेत्र के लिए जो पृष्ठ होता है उसके लिए हम बोलते हैं डी ए वेक्टर बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारा क्या होता है, अल्प के लिए होता है। अगर हम इसे संपूर्ण के लिए बात करते हैं तो हमें इससे इंटीग्रेट करना पड़ता है। डी फाई ई का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा फाई ई आता है और इधर इंटीग्रेशन मार्क लग जाता है। अब आगे देखिए, यह हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह वोल्ट मीटर है। आगे देखिए, आगे हमने यहाँ पे आपको 3 मुख्य पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे 3 फिगर बनाए हैं। तो पहले फिगर में आपको क्या क्या गया है, जो वैद्युत क्षेत्र ई है वो समतल पृष्ठ के लंबवत है। कैसा है बेटा, लंबवत। इस सिचुएशन में थीटा बराबर 0 लेते हैं। तो अब जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मतलब क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारा फाई ई इज इक्वल टू ई ए हो जाता है। ये हमारा धनात्मक होता है। नंबर 2 की बात की जाए, नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर समतल पृष्ठ के लंबवत है तथा डी ए की दिशा के विपरीत है, दिशा के विपरीत है। आप देख रहे हो इसमें फिगर नंबर सी बना हुआ, उसमें आप देख सकते हो कि उसमें बताया गया है कि जो थीटा है 180 होगा, तो हमारा फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 180 हो जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारा माइनस का ई ए आएगा। ये हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं तीसरे टर्म्स की। यदि वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर समतल पृष्ठ के समांतर हुआ 90 डिग्री पर हो, समांतर हुआ 90 डिग्री पर हो, तो क्या होगा, तो हम अगर cos 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चलिए अब हम बात करते हैं गॉस प्रमेय की। गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय में क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेश का 1/, एप्सिलॉन गुना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला हम यहाँ पे देना चाहेंगे वो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। माना एक बिंदु आवेश Q है जिसको हम लोग केंद्र मानकर r त्रिज्या की दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के बाहर होगी। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जब हमारा दोनों का वेक्टर डॉट हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश। यहाँ पर हमारे जैसे कि पृष्ठ की लंबवत है उसके कारण। अब आगे देखिए, जब ये हो जाता है तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ई हमारा कांस्टेंट होगा। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। डी ए क्या है, वो हमारे क्षेत्र की बात हो रही है। तो पूरा अगर संपूर्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ई हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, तो 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो एफ फाई ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। थैंक यू।